So, friends, once again, I welcome you all to my in my next lecture on solution and colligative properties. So, in the previous lecture, we have completed all the colligative properties. Like we have seen relative lowering of vapor pressure, then we have seen elevation in boiling point, then depression in freezing point, and in the last lecture we have covered osmotic pressure. Okay, so now today we are going to do one more topic, that is, you can say, that is abnormal molar mass, and we parallelly we will calculate Van Hoff फैक्टर्स। तो ये मेन टॉपिक है। आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखा होगा अभी, जब आप डीपीपी सॉल्व कर रहे हो, आई की वैल्यू पता करनी होती है, तो वही टॉपिक हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो हेडिंग डाल देते हैं फर्स्ट, दैट इज एबनॉर्मल molar mass, abnormal molar mass। ओके, सो एबनॉर्मल मोलर मास का क्या मीनिंग है आपको मैं समझाता, फिर इस टॉपिक को डील करेंगे। एबनॉर्मल मोलर मास का मतलब है जो मोलर मास आप प्रेडिक्ट कर रहे हो उससे कहीं दूसरा कुछ और आ रहा है। जो आप प्रेडिक्ट कर रहे हो उससे कुछ और आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। ये चीज़ ध्यान रखेंगे हम लोग। ओके, तो जैसे मान लीजिए कि बेंजोइक एसिड, फॉर एग्जांपल बेंजोइक एसिड को जब आप बेंजीन या जैसे कोई सॉल्यूशन में फॉर एग्जांपल आप डालते हो, तो हो सके सॉल्यूशन में बेंजोइक एसिड क्या हो जाए, एक दूसरे से मर्ज हो जाए, माने यू कैन से एसोसिएट हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो जब फिर आप सॉल्यूशन में बेंजोइक एसिड का अगर वेट निकालोगे तो कुछ और आएगा, उससे पहले कुछ और आएगा। तो मतलब ये सभी चीज़ें जो मोलर मास है, ये डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन में हाउ द बेंजोइक एसिड विल एक्ट। ओके, एक तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना। दूसरा, हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, तो जैसे एक और एग्जांपल लेता आपको, NaCl। NaCl अगर पानी में डालने से पहले NaCl है, जैसे ही आपने पानी में डाला ये Na+Cl- हो गया। ओके, पानी में डालने से पहले एक क्वांटिटी था, पानी में डालने के बाद दो क्वांटिटी आ गया इसका। अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज प्रभावित होंगे या नहीं होंगे, तो आप याद कीजिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का डेफिनेशन होता है प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और जैसे ही आपने पानी में डाला तो दो हो गया, मतलब ऑब्वियसली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल चेंज। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। कुछ चीज़ें लिख लेते हैं पहले। देखिए, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज of a solution reveals trustworthy result only if the following condition are satisfied। if following conditions, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है तभी हो सकता है जब ये जो फॉलोइंग कंडीशन मैं लिखने जा रहा हूँ वो सेटिस्फाइड होंगे। ओके, सो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। उसमें से फर्स्ट अगर हम लोग देखें, दैट इज ए। ओके, सॉल्यूशन मस्ट नॉट बी टू कॉन्सेंट्रेटेड। ध्यान रखिएगा, ये सभी हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए कर रहे हैं। तो पहला है सॉल्यूशन must not be too concentrated। बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होना चाहिए, टू कॉन्सेंट्रेटेड। ओके,
अब कॉन्सनट्रेटेड का क्या मतलब है? कॉन्सनट्रेटेड का मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा सॉल्यूट, यही मीनिंग होता है कॉन्सनट्रेटेड का, काफ़ी ज़्यादा सॉल्यूट। अगर मान लीजिए एक सॉल्वेंट में काफ़ी ज़्यादा सॉल्यूट अगर डाल दीजिएगा तो सॉल्यूट एक दूसरे को क्या इंट्रैक्ट करने लगे, एक दूसरे के साथ इंट्रैक्ट करने लगेंगे, और इससे हो सकता है कि मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाए, कंबाइन हो जाए, और उस केस में जो एक्चुअली आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स था वो ना होकर कुछ और हो जाएगा। हेंस इन दैट केस यू विल नॉट एबल टू गेट करेक्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, सो ये चीज़ अपने को ध्यान रखेंगे। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज solution, concentrated solution, in concentrated solution, in concentrated solution, in concentrated solution, particles begins to interact, जो कि मैंने आपको बोला, interact with each other, with each other, and इस केस में क्या हो जाएगा? each other, hence colligative property will depend on nature। ओके, अब यहाँ पे hence colligative properties डिपेंड ऑन नेचर, जो कि नहीं होना चाहिए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है? नंबर पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट। तो इसलिए ध्यान रखेंगे हम लोग। ओके, नाउ एक सेकेंड पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट, सॉल्यूट मस्ट नॉट अंडरगो डिसोसिएशन और एसोसिएशन, जो कि पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। द सॉल्यूट मस्ट नॉट अंडरगो डिसोसिएशन और एसोसिएशन इन द सॉल्यूशन, अब इसका मीनिंग समझाता हूँ। डिसोसिएशन एसोसिएशन का क्या मीनिंग है? जैसे मान लीजिए कि एक ए कोई सॉल्यूट है जो आप पार्टिकुलर सॉल्वेंट में डालें, तो मान लीजिए ए सॉल्यूट है, और ए सॉल्यूट जैसे ही आपने पानी में डाला या किसी पार्टिकुलर सॉल्वेंट में डाला, ए B+C में टूट गया, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं डिसोसिएशन। पानी में डालने पे जैसे ही ये टूट गया, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? डिसोसिएशन। अब देखिए क्यों प्रभावित करेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। रिपीट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो सॉल्यूशन में जाने से पहले एक था, उसके बाद दो हो गया, मतलब ऑब्वियसली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विल चेंज, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिसोसिएशन। तो सॉल्यूट का डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए पानी में डालने पर। दूसरा जो होता है, जैसे मान लीजिए P है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ 2P कंबाइन करके Q बना ले, सो दिस इज कॉल्ड एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब सॉल्यूट डालने से पहले दो पार्टिकल्स था, बट जैसे ही उसको आपने सॉल्वेंट में डाला एक हो गया, ऑब्वियसली क्या हुआ? नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो गया, और नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो गया तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगा। और अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो गया तो हम लोग उस केस में डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ ध्यान रखना, कब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होगा और जो भी हम लोग ने फॉर्मूला देखा वो कब वैलिड नहीं होगा। कब वैलिड नहीं होगा? जब सॉल्यूशन कॉन्सनट्रेटेड हो, या सॉल्यूशन एसोसिएशन हो, या डिसोसिएशन हो। ओके, तो अब इसको टैकल करने के लिए जो प्रॉब्लम आ रहा है, फॉर्मूला को मॉडिफाई करने के लिए ये जो प्रॉब्लम आ रहा है कि एसोसिएशन होगा तो क्या होगा, डिसोसिएशन होगा तो क्या होगा, तो एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन दिया एक ने। रिलेशन मतलब यू कैन से फॉर्मूला दिया, दैट इज कॉल्ड एज वैन हॉफ फैक्टर।
क्या है, दैट इज वैन हॉफ फैक्टर। ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला हम लोग देखेंगे वैन हॉफ फैक्टर। ओके, तो वैन हॉफ ने क्या किया देखिए, तो जैसा कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि व्हेन molecules in a solution undergo association or dissociation, the colligative properties of such solution is different. Okay, and different from ideal solution, तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि अगर एसोसिएशन हो गया और डिसोसिएशन हो गया तो उस समय कुछ और आएगा, और उसी चीज़ को टैकल करने के लिए अब वैन हॉफ ने एक फैक्टर डिटरमाइन किया और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग आई से। दिस इज कॉल्ड एज वैन हॉफ फैक्टर। ध्यान रखिए, आई इज कॉल्ड एज वैन हॉफ फैक्टर। ओके, आई इज कॉल्ड एज वैन हॉफ फैक्टर। अब आई का फॉर्मूला अपने को देखना होगा कि आई हम लोग कैसे निकालते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, आई का मतलब होता है एक्चुअली नंबर ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। ओके, तो इसको याद रखने के लिए पहला देखिए, तो आई विल, बहुत सारा फॉर्मूला है, आई विल बी इक्वल्स टू नॉर्मल, दैट इज नॉर्मल, और यू कैन से इसको हम लोग बोलते हैं कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास अपॉन एबनॉर्मल, दैट इज थ्योरेटिकल, जो आप निकालोगे सॉल्यूशन में। एबनॉर्मल मतलब जब सॉल्यूशन में आएगा तब की बात की है। दिस इज ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि दिस इज कैलकुलेटेड। देन और भी बहुत सारा फार्मूला है। ये सेकेंड फार्मूला देखिए, दिस इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, जो भी हो रहा है वहाँ पे, मतलब सॉल्यूशन में रखने के बाद, अपॉन दिस इज नंबर ऑफ मोल्स, यू कैन से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। मतलब सॉल्यूशन में रखने के बाद कितने पार्टिकल्स आ रहे हैं, एंड सॉल्यूशन में रखने से पहले कितने पार्टिकल्स आए, तो ये आई का मतलब होता है। ओके, तो ये अगेन नेक्स्ट इज दैट इज ऑब्जर्व, मतलब जो सॉल्यूशन में होगा। ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ colligative properties अपॉन कैलकुलेटेड, जो बिना एसोसिएशन और डिसोसिएशन के आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेटेड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, तो ये अपना मेट है कि यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, देखिए बहुत फार्मूला में कि मॉलिक्यूलर मास के केस में
नॉर्मल मतलब पहले कैलकुलेटेड वाला आता है, बट बाकी केस में क्या होता है, नीचे आता है कैलकुलेटेड और यू कैन से, यहाँ भी कैलकुलेटेड नीचे आया देखिए, और यहाँ भी बिफोर डिसोसिएशन आया, मतलब ये नीचे आया। तो ये दोनों फार्मूला में प्लीज ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग मॉलिक्यूलर मास के रिस्पेक्ट में बात करते हैं दैट इज बिफोर अपॉन आफ्टर आता है, और जब हम लोग ऐसे मॉलिक्यूलर मास के अलावा बात करते हैं दैट इज आफ्टर अपॉन बिफोर आता है। इस फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाइएगा। ओके, तो ये बिकॉज इसलिए होता है क्योंकि कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखिए दैट इज प्रोपोर्शनल टू आइदर मोलालिटी और मोलारिटी, और मोलालिटी में एम नीचे आता है। अगर करोगे वेट ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आता है, तो नीचे आता है, इसलिए इन्वर्स रिलेशन होता है, इसलिए आई को हम लोग इस तरह से लिखते हैं और बाकी टोटल। तो ओके, तो अब अगर ये सब हुआ, आई आ गया, मान लो किसी भी सॉल्यूशन को बनाने में सॉल्यूट का या तो एसोसिएशन हो रहा है या तो डिसोसिएशन हो रहा है, तो अपने को जो फॉर्मूला देखा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का उसको चेंज करना होगा, और चेंज करके मैं लिख रहा हूँ यहाँ, बहुत सिंपल है, चेंज करके फॉर्मूला लिख रहा हूँ दैट इज मोडिफाइड इक्वेशन फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मतलब मॉडिफाई कैसे किया, दैट इज मॉडिफाई इक्वेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आई इंट्रोड्यूस कर देना है। जैसे पहला मान लीजिए, तो अपने को पता ना RLVP दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू क्या आता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, रिलेटिव लोअरिंग दैट इज P0 माइनस P1 जो भी है सॉल्यूशन का अपॉन P0। ओके, इसका वैल्यू क्या होता है, x2 लिखते हैं हम लोग, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ। सबको बताता हूँ, सब फार्मूला एक साथ लिख देता हूँ, फिर बताता हूँ क्या चेंज आएगा। देन नेक्स्ट फार्मूला क्या लिखते हैं हम लोग, डेल्टा TB इक्वल्स टू दैट इज KB इंटू मोलालिटी, ये लिखते हैं हम लोग। उसी तरह से डेल्टा TF लिखते हैं हम लोग KF इंटू मोलालिटी। ओके, ये थर्ड था। उसी तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम लोग, CRT। ये सब फॉर्मूला हम लोगों ने देखा। अब मॉडिफाई करना है, मतलब सब में सिर्फ आई इंट्रोड्यूस कर दीजिए, तो यहाँ पे आई लगा दीजिए, फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पे आई लगा दीजिए, फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पे आई लगा दीजिए, फॉर्मूला ICR। मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अगर मैं बोलूँगा क्या हो जाएगा, आई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। डेल्टा TB क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू IKB इंटू मोलालिटी। डेल्टा TF क्या हो जाएगा, IKF इंटू मोलालिटी। और पाई क्या हो जाएगा, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, ICRT। तो ये चीज़ हम लोग, अब अपना मेन टारगेट है हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि आई की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ओके, थैंक यू।